हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 11th की अकाउंट्स का चैप्टर 19 करेंगे, जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसे हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। इसमें भी सेम हमें वही तीन चीजें बनानी है, बस करना क्या है कि इसमें हमें एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। लास्ट चैप्टर में भी एक एडजस्टमेंट हमने करी थी क्लोजिंग स्टॉक की, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स होंगी, हमें वो भी सॉल्व करनी होगी। तो आइए देखते हैं एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व होती है। सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक। इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है ये, और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आता है। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। आपको एक चीज तो पता है कि ये क्या होती है? लायबिलिटी होती है, तो इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगा। अब यहां पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब ये कौन सा एक्सपेंस है हमें नहीं पता। ये अगर एक्सपेंस ट्रेडिंग से रिलेटेड हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, P&L अकाउंट से रिलेटेड हुआ तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। और क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर अकाउंट की डेबिट साइड में जिस साइड पे हम ये लिखेंगे, जिस भी एसेट की बात हो रही होगी, जिस भी एक्सपेंस की बात हो रही होगी, उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस हमें पता कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसी तरीके से अगर आ जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हमें पता रेंट कहां पर आता है? P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। तो हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है जी। तो यानी कि ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट जो इसकी नेचर है, उसकी डेबिट साइड पे ऐड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंस। और सेकंड ट्रीटमेंट क्या है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। आपको मैंने बता रहा हूं, पहले भी एक बार डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, कि एडजस्टमेंट जो होती है वो दो जगह तो आएगी ही आएगी। एट टाइम्स कुछ एडजस्टमेंट्स होती है जो तीन जगह भी जाती है, लेकिन दो जगह तो जाएगी ही जाएगी। तो दो इफेक्ट हमने करने हैं याद से। थर्ड पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस बट इट इज नॉट ड्यू। अभी ड्यू भी नहीं हुआ था वो खर्चा और हमने पहले ही पे कर दिया। अगेन खर्चा है तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा या P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। और क्योंकि ये प्रीपेड है इसलिए डिडक्ट हो जाएगा कंसर्न्ड एक्सपेंस में से। और सेकंड, ये क्या होता है? एसेट होता है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट जिसको ये बिलोंग करता है, उसकी डेबिट साइड पे डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस। और सेकंड, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिख दिया जाएगा। फोर्थ, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। वो इनकम जो ड्यू होगी हमें मिली नहीं है। आपको पता है इनकम कहां आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। अब यहां पर यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट वाला नहीं होती, क्योंकि सेल्स कभी आउटस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे कंसर्न इनकम में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखा जाएगा इसे। फिफ्थ, प्री रिसीव्ड इनकम। इनकम जो हमें मिल पहले ही गई है, अभी हमने वो काम भी नहीं करा, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगी। सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगी? कि है तो इनकम, तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे तो जाएगी जाएगी। बस प्री रिसीव्ड और प्रीपेड हमेशा क्या होती है? डिडक्ट होती है, और आउटस्टैंडिंग और अक्रूड हमेशा ऐड होता है। बस ये रूल ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होगा जी? आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो ये हमारा एक्सपेंस है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम क्या कर देंगे? डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन। ये कहां की ट्रीटमेंट है? बैलेंस शीट की एसेट साइड की। और सेकंड ट्रीटमेंट कहां लिखेंगे? P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट,
इनफैक्ट ये 7, 8, 9, 10 चार पॉइंट्स मैंने कंबाइन करके लिख दिए हैं। ये चार पॉइंट्स कौन से हैं? बैड डेट, फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर ये चार में से कोई भी एक पॉइंट आता है तो हम कैसे करते हैं इसकी ट्रीटमेंट? पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डिडक्ट कर देंगे डेटर्स में से। प्लस मैंने यहां लिख दिया कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट कि अगर इन चार में से 2, 3 या चारों ही पॉइंट्स आ गए तो उसे फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाया जाता है? हम पी एंड एल अकाउंट में लिखते हैं टू बैड डेट, इसमें ऐड हो जाएगा फर्दर बैड डेट, ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट होगा, और ऐड होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसमें से जोन जोन से पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे वो लिख दीजिएगा। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, ये भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है। फर्क ये होता है कि यहां पर जो आएगा डेबिट साइड पे वो एडजस्टमेंट वाला पार्ट आएगा और क्रेडिट साइड पे वो पार्ट आएगा जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं डेटर्स, इसमें से हम बैड डेट या फिर फर्दर बैड डेट जो एक चीज एडजस्टमेंट की फॉर्म में होगी वो माइनस कर देंगे। जो माइनस करके आंसर आएगा उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लगेगा। अब माइनस करके जो आंसर आया उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लगेगा। और ये जो फिगर्स माइनस करने के बाद आएंगी वही हम यहां पर लिखेंगे। क्लियर? इसे कॉपी कीजिए। आइए फर्दर एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 11 है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स था, ये इसका उल्टा है। जब हम क्रेडिटर्स के ऊपर प्रोविजन लगाते हैं तो ये कहां आएगी? पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स। 12th पॉइंट मैनेजर कमीशन पेएबल। इसे मैनेजर कमीशन भी कहा जाता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि ये पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगा। अब इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है जब कुछ भी क्लियरली इसके बाद नहीं लिखा होता या फिर ये लिखा जाता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर कमीशन को निकालने का तरीका क्या होता है? अमाउंट कैसे निकलता है मैनेजर कमीशन का? तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 इनटू नेट प्रॉफिट, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है जी। और अगर यही होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो मैनेजर कमीशन निकालने का अमाउंट कैसे निकलेगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट, और जो रेट होगा वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। 13th एडजस्टमेंट्स कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर रॉन्गली चार्ज्ड एज रिवेन्यू नेचर। कि वो एक खर्चा था कैपिटल नेचर का जिसे हमने गलती से रिवेन्यू नेचर मान लिया। यहां मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जांपल ले लिया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड चार्ज टू वेजेस अकाउंट, कि हमने साइकिल शेड बनाया लेकिन वो खर्चे को हमने वेजेस अकाउंट में से चार्ज कर लिया। तो इसको कैसे ठीक करेंगे हम? कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में वेजेस में से डिडक्ट कर देंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। 14th पॉइंट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट। कुछ भी, इसे हम अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक भी कहते हैं। अब इसमें 3 केसेस होते हैं। अगर इंश्योरेंस हमने करवाई ही नहीं है, अगर इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 1000 रुपए का माल जला और 1 रुपया भी हमें मिला नहीं, तो यहां पर 1000 का 1000 कंप्लीट लॉस है। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय लॉस बाय फायर और थेफ्ट, जो केस होगा 1000 रुपीज, और पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट ₹1000। ठीक है जी। कि 1000 रुपए हमारा हमने पहले पी एंड एल में भी लिख दिया कि नेट लॉस हमारा 1000 रुपए का है, और ट्रेडिंग में तो 1000 रुपए लिखना ही लिखना था। सेकंड केस, जब हमें पार्शियल क्लेम मिल जाता है, हमारे गुड्स जले थे 1000 रुपए के और हमें 700 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रेडिट साइड पे हमेशा जो जितने का सामान जलता है हम पूरा वही लिखते हैं। अब 1000 रुपए में से 700 रुपए मिल रहे हैं तो एक्चुअल लॉस हो रहा है 300 रुपए का,
तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हम 300 रुपए लिख देंगे टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट, और इसकी थर्ड एडजस्टमेंट भी जाएगी क्या कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम ₹700। और अगर हमें ये मेंशन है कि इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है तो हम बैंक अकाउंट में उसे प्लस कर देंगे। इसी का थर्ड केस कि पूरे का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर ले, तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे तो 1000 रुपए हमने लिखने हैं। अब यहां पर 1000 रुपए का माल चला और पूरे 1000 रुपए मिले तो एक्चुअल लॉस तो कुछ भी नहीं है, तो P&L अकाउंट में तो हम लिखेंगे नहीं, सीधा बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम ₹1000। 15 हमारा होता है हिडन एडजस्टमेंट, जिसे हम इंप्लाइड एडजस्टमेंट भी कहते हैं, जो कि यूजुअली हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होता है। यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने लोन लिया हुआ था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया हुआ था और हमने इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है जी। अब इसमें भी दो केस हैं कि हमने जो लोन लिया था उसके ऊपर हमने बिल्कुल भी इंटरेस्ट पे नहीं करा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन बनता था 1000 रुपए और हमने 1 रुपया भी पे नहीं करा, तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹1000, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे हम क्या कर देंगे 1000 रुपए को ऐड कर देंगे उस पर्टिकुलर लोन में, ठीक है जी। और अगर मान के चलो 1000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था, हम साल के दौरान हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है कि हम 700 रुपए का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होगी कि P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 700 जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और 300 रुपए का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 1000 माइनस 700 तो लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300, और ये जो 300 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे हम ऐड कर देंगे लोन में, कितने 300 रुपीज। क्लियर है, इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे फर्दर एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या होती है कि P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे इसे लिखते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इसे हम ऐड करते हैं। 17th पॉइंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, जो हमने गुड्स को बांटा एज फ्री सैंपल्स, ठीक है जी। इसको हम यूं भी कह सकते थे कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और फॉर स्टाफ वेलफेयर। तो ये 17th और 19th पॉइंट लगभग सेम ही हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस, परचेसेस में से कम कर देंगे कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स भी आ जाता है, इसे हम चैरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। दोनों पर्पस सेम है, फ्री सैंपल्स में एडवर्टीजमेंट आ गया, चैरिटी में डोनेशन आ गया, ठीक है जी। और ध्यान रखना दोनों ही केसेस में गुड्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे शो करा जाता है। इनफैक्ट आपको जब जनरल एंट्रीज कराई थी तो आपको बता दें कौन कौन से केसेस में हम गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, जब हम एडवर्टीजमेंट करें, जब हम चैरिटी करें, या फिर जब हम गुड्स को विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए। तो क्या ट्रीटमेंट हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेसेस में से माइनस कर देंगे और P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये 17th और 19th की ट्रीटमेंट एकदम आइडेंटिकल है। 18th गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसे भी आपको पता है कॉस्ट प्राइस पे लेना है, तो पहली ट्रीटमेंट तो सेम है कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेसेस में से माइनस कर देंगे। सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है, इसे कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं।